अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक हमने आपके लिए इस चैनल पे बनाई हैं ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं हलाल कारोबार कैसे शुरू किया जाए। 3,000 से 10,000 रुपए में कौन कौन से बिजनेसेस किए जा सकते हैं, चीजें कहाँ से ली जा सकती हैं और क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, और महीने में 1 लाख से 2 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हैं। ये सब कुछ उन वीडियोज का हिस्सा रहता है। इस सब की एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए चैनल पर अवेलेबल कर दी गई है ताकि आप आसानी से हलाल कारोबार सीख सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो कंपनीज मौजूद हैं वो किस तरीके से पैसे कमा रही हैं, कौन सी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं और उनकी शेयर्स यानी उस कंपनी से के अंदर ऑनरशिप हासिल करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। हम आजकल सीख रहे हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या टर्मिनोलॉजी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पीएसएक्स के अंदर, इन सब चीजों में कौन सी टर्मिनोलॉजीज देखी जाती हैं और वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एसेट एलोकेशन की बात तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये भी देखेंगे कि अगर हमें किसी किस्म का नुकसान हो रहा है तो उससे हमें डील किस तरीके से करना होता है। और ये सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रेलेवेंट है। आप लोगों के सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। आपने अगर किसी जगह पे स्टॉक ब्रोकर से कोई अकाउंट खुलवाया है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको गाइड करने के पाबंद होते हैं। अगर हम बात करें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली बात ही आ जाती है कि ये एक आर्ट और साइंस का मिक्सचर है। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। आर्ट इसलिए क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करता है, और साइंस इसलिए क्योंकि इसमें नंबर्स, रिस्क, रिटर्न्स की कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें गोल एक ही रहता है कि आपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है, वो भी कम रिस्क को अटेन करते हुए, यानी रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा। अगर बात करें तो एमपीटी की करेंगे हम। एमपीटी क्या है? एमपीटी बेसिकली एक थ्योरी है जिसे हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहते हैं, जिसे हैरी मार्कोविट्ज ने डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर तो नहीं किया था, यकीनी तौर पे इस थ्योरी को बिल्ड किया था उन्होंने। और अगर ये थ्योरी कहती क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने पैसे एक ही जगह नहीं रखने चाहिए, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। आप रिस्क कम कर सकते हैं और रिटर्न्स को स्टेबल बना सकते हैं। तो ये है इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट। और अगर अब हम बात करें इस थ्योरी से रेलेवेंट पोर्टफोलियो वेरिएंस की, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस बेसिकली पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क दिखाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चूज की हैं जो एक साथ नहीं गिरती, तो एक एसेट का लॉस दूसरे के प्रॉफिट को कवर करता है। इसी तरह आपका टोटल रिस्क कम होता है। यहाँ मैं आज की थोड़ी सी बात करूं तो आज हुआ ये कि कुछ न्यूज आई। एक हमारे पास 11% शरह सूद की जो पॉलिसी थी, मॉनिटराइजेशन पॉलिसी कह सकते हैं, वो कायम रखने की आई, जिसकी वजह से 3 बजे के बाद तकरीबन ये न्यूज आई और बैंक्स ने फिर भी मार्केट को स्टेबलाइज किया। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस के हवाले से न्यूज आई, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस नेगेटिव में गया। ये जो पॉलिसी की न्यूज आई, सीमेंट नेगेटिव में गया। तो इस तरह बहुत सारी चीजें नेगेटिव में गई। अब क्या ये जो चीजें, जब कोई स्टॉक नेगेटिव में जाता है तो ये हमारा लॉस है? नहीं, लॉस तब होता है जब हमने वो स्टॉक बेच दिया है। हमने अगर उसे होल्ड करके रखा है तो उसमें यकीनी तौर पे अप एंड डाउन मूवमेंट्स तो लेनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने जिन स्टॉक्स को परचेज किया है वो हमेशा ग्रीन लाइट में मूव नहीं करेंगे, यानी वो हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। कभी ना कभी उन्होंने नेगेटिव में जाना है, और जब भी उन्होंने नेगेटिव में जाना है, ये आपके लिए या किसी और इन्वेस्टर के लिए एक कह लें कि गोल्डन पॉइंट होता है जहां वो मजीद बाइंग करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 750 के अराउंड पर एक स्टॉक परचेज किया। अब 750 पे जब स्टॉक परचेज किया, मान के चलते हैं कि उस स्टेज पर उस पर्सन को नहीं पता था कि ये जो स्टॉक है ये इस पॉइंट पर कभी नहीं आया और इसने इसके बाद मार्केट करेक्शन लेनी है, इस स्टॉक ने नीचे जाना है और उसने वहां परचेज कर लिया। अब क्या करें? अब वो स्टॉक जो है अगले दिन से नीचे जाना शुरू हो गया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो नीचे जाता गया और मान लेते हैं कि वो तकरीबन 400 के अराउंड आ गया। अब पर स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो वो पर्सन 300, 350, 400 इस तरह के नुकसान पे, लेकिन अभी तक नुकसान नहीं है क्योंकि उसने बेचे नहीं है। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? यहाँ 2 चीजें की जा सकती हैं। एक एवरेजिंग की जा सकती है। अब वो एवरेजिंग कैसे होती है कि रादर देन कि आप उस पॉइंट पे स्टॉक्स बेचें, आप अब मजीद जो भी आपने नेक्स्ट मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी थी या अभी आपके पास स्टॉक्स के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप मजीद स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। अब जब आप मजीद स्टॉक्स बाय करते हैं तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है
आपके जो ओवरऑल उस सेक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टॉक्स हैं आपके वो एवरेजिंग में आ जाते हैं। रादर देन कि अब आपका स्टॉक 750 पे रहता, अब वो 650 पे आ चुका होगा, 550 पे आ चुका होगा। यानी ओवरऑल 10 स्टॉक थे, 20 हो चुके होंगे, 30 हो चुके होंगे। जो 10 स्टॉक 750 के थे वो 20, 30, 40 होने के बाद तकरीबन 550, 650 के अराउंड आ जाते हैं। अब स्टॉक ने अगेन, आपने इतना परचेज किया कि वो 550 पे आ गया, स्टॉक ने अगेन जो है अपवर्ड मूवमेंट ली और किसी स्टेज पे वो 570, 580, 590 पे गया। अब आप उसकी मूवमेंट को समझ चुके हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, उसके टेक्निकल्स देख चुके हैं और आपने 580 पे वो पहुंचा और उसने फिर एक मार्केट करेक्शन ली 570 पे। ये राइट पॉइंट है जहां आप अपने स्टॉक्स बेच सकते हैं, क्योंकि आप 550 से ऊपर जितना भी पॉइंट है उस पर प्रॉफिट पे। और उसने अगेन, अब आपको पता है कि इसका मेजर वैल्यू क्या है कि इसने अभी अगर कोई स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में हो तो उसने अगेन 440, 450 का अगर स्टॉक है तो उसने वहां आना है और जब वो वहां आएगा आप अगेन बाइंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपकी ये चीज चलती है, लेकिन इसके ऊपर ऑब्वियसली टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मैं अभी आने वाली पॉइंट्स के अंदर आपसे एक अहम बात भी शेयर करूंगी, उसे जरूर याद रखिएगा। अब बात अगर करें एफिशिएंट फ्रंटियर की, तो ये एक ग्राफ है जो दिखाता है कि कौन से पोर्टफोलियोज बेस्ट रिस्क रिटर्न बैलेंस देते हैं। फ्रंटियर के नीचे वाले पोर्टफोलियो सब ऑप्टिमल होते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं लेकिन उतना ज्यादा रिटर्न भी देते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि बिहेवियरल फाइनेंस जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस अवर्जन और हर्डिंग, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो मैं इससे आगे चलना चाहूंगी। इन चीजों का हमेशा ख्याल रखें, इसलिए मैं बार बार इन चीजों पर कह लें कि आपको बावर कराती हूँ कि आप इन चीजों को याद रखें। आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना बाइंग करते हुए, बेचते हुए, ताकि आप लॉस से बच सकें। अगर हम बात करें कि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, तो एक्टिव मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजर्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच रिस्की है, ज्यादा फीस लगती है, लेकिन अगर सही डिसीजन लिया जाए तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। अगर इसके कंपैरिजन में हम पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखें तो इसके अंदर मार्केट को फॉलो किया जाता है, जैसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि KSE 100 या KMI 30 को ट्रैक करते हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। ये अप्रोच लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट रहती है। अब अगर आपको इवेल्युएट करना हो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को तो वो कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए कुछ मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बताती है। अल्फा बेंचमार्क से ज्यादा या कम का परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। बीटा मार्केट के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है वो पोर्टफोलियो, उसके बारे में बताती है। शार्प रेशोज जो हैं वो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क के बारे में बताती हैं। और ये सारी जो रेशोज हैं, ये फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसके ऊपर पूरी एक सीरीज लेके चलने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निकल्स को अलग से समझेंगे, फंडामेंटल्स को अलग से समझेंगे। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में क्या डिफरेंस होता है, इन चीजों को भी शेयर करेंगे और रेशोज की अलग से वीडियो आएगी। अगर मैं एडवांस रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं आपके साथ, तो 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस में जिन इन्वेस्टर्स ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यूज किया था उनका लॉस कम था। ये एग्जांपल दिखाता है कि हेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत पावरफुल टूल्स हैं और इनको राइट टाइम पे यूज करना बहुत जरूरी है। और अगर हम राइट अप्रोच की बात करें कि इन सब के बाद आप राइट अप्रोच कौन सी यूज करेंगे, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। लेकिन आप अगर एक्टिव एंड पैसिव दोनों को रिस्क मैनेजमेंट और कह लें कि अपनी रिटर्न्स को मैनेज करते हुए करें तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहूँ कि अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 तरह के स्टॉक्स मौजूद हैं। आपके पास एक स्टॉक मौजूद है और आपको लिक्विडिटी चाहिए, यानी आपको पैसे चाहिए अपने स्टॉक में से। आपने 1 साल उसको होल्ड, 1 साल या उससे कम मुद्दत तक उसको होल्ड किया है, तो फाइलर का उस पर तकरीबन 15% टैक्स लगता है और नॉन फाइलर का 30%। अब आपके स्टॉक पे मान लें कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो 15% यानी कि तकरीबन 15,000 रुपए आपका टैक्स कट हो गया। आप चाहते हैं कि वो टैक्स जो है वो मेरा कट ना हो, और साथ ही आपने एक ऐसा स्टॉक बाय कर रखा था जो आपको, आपका कहने के नेगेटिव में जा रहा है और उसने आपको अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया और आप उससे वे आउट लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके भी उतनी वैल्यू के, अगर वो भी 1 लाख के नुकसान पे है तो आप उसको बेच देंगे।
अब उसमें जो आपका लॉस हुआ है उसकी वजह से जो 15% टैक्स कटा था वो आपको रिटर्न हो जाएगा। सो लॉस से भी आप एक किस्म का फायदा बना लेंगे कि आपने जो 1 लाख रुपए का लॉस आपको हुआ किसी स्टॉक में, वो जब आपने उस स्टॉक के साथ बेचा जिसमें आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ था, तो जिस स्टॉक पे फायदा हुआ था 15% टैक्स कटा था वो आपको रिटर्न मिल जाता है। और ये आपके ब्रोकर अकाउंट के अंदर जो आपने अकाउंट ओपन किया होता है जहां से आप ट्रेड कर रहे होते हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। सो इस तरीके से भी ये चीज है। और एक और मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ कि अगर आपने किसी स्टॉक्स को 1 साल बाय करके रखा है, बेचा है, तकरीबन 15% का वो कह लेंगे टैक्स कटता है, फिर 12% हो जाता है, 10, 8, 7, 2। और अगर आपने 6 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखा है और उसके बाद आपने बेचा है तो 0% टैक्स आप अदा करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल आते हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं और पेशेंस के साथ काम करें। कोई चीज नेगेटिव में गई है तो मार्केट ने लॉन्ग टर्म में करेक्शंस लेनी है। आज जो भी न्यूज आई, चाहे वो बैंक से रेलिवेंट थी या वो सीमेंट सेक्टर से रेलिवेंट थी, यकीनी तौर पर वो कुछ दिनों के अंदर फिर से एक अच्छी करेक्शन ले लेंगी। तो डरने की जरूरत नहीं होती है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको फायदा पहुंचाए, खैर के साथ, आफियत के साथ। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।